राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद के हैं, उनकी बातों को आपने सुना। सारे बातों को सुनने के बाद अब मैं कंक्लूजन करने जा रहा हूँ और कंक्लूजन में कुछ बातें आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें आप लोगों के सामने आई हुई है, इसलिए मैं कुछ बातें ही आप लोगों के सामने, महत्वपूर्ण बातें ही आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि ये जो विस्थापन वाला मामला है विकास के नाम पर, अगर उसको समझना है तो इस बात को भी समझना बहुत ज़रूरी है, इसके बैकग्राउंड को समझना ज़रूरी है। तो बैकग्राउंड में पहली बात समझना बहुत ज़रूरी है, तमाम मूल निवासियों को, सारे देश भर के, जो सबसे अहम बात और पहले नंबर की बात समझना ज़रूरी है, वो आज़ादी का आंदोलन नहीं था। आज़ादी का आंदोलन ब्राह्मणों के आज़ादी का आंदोलन था और ब्राह्मणों ने मूल निवासी बहुजनों को गुलाम बनाए रखने के लिए यह आंदोलन चलाया था। ये हमारे आज़ादी का आंदोलन नहीं था। इस मौलिक बात को जानने की और समझने की ज़रूरत है। इसके बारे में मैं इसके पहले बहुत बार बहुत कुछ बातें कह चुका हूँ और जो आदिवासी वक्ता है उन लोगों के द्वारा जो व्यक्त किया गया विचार है उसमें भी ये बातें आई है। तो आदिवासियों को ही नहीं, देश के सारे मूल निवासियों को इस बात को जानने की, समझने की ज़रूरत है। तो इसलिए एक पहली बात तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी बात, 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज नाम का विदेशी चला गया और ब्राह्मण नाम का विदेशी डीएनए के अनुसार भारत का हुक्मरान हो गया। और इसलिए ये जो हुक्मरान हो गया है ब्राह्मण, अंग्रेज जाने के बाद ब्राह्मण हुक्मरान हो गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू कश्मीरी ब्राह्मण था। जब ये हुक्मरान हो गया तो उसके बाद आज़ाद भारत में विकास के कार्यक्रम लागू किए गए और जैसे ही विकास के कार्यक्रम लागू किए गए, विकास के कार्यक्रम में जो आदिवासी एरिया है, भौगोलिक क्षेत्र है, उस भौगोलिक क्षेत्र को अगर देखा जाए तो उस भौगोलिक क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पर बड़ी नदियाँ निकलती है। दूसरी बात, आदिवासी जिस इलाके में रहते हैं उस ज़मीन के नीचे बहुत ही मूल्यवान धातु उपलब्ध है जिसकी कीमत आज से 20 साल पहले 11,000 लाख करोड़ थी। 20 साल के बाद अब ये कितने हजार लाख करोड़ हो गई होगी, इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। और अगर आदिवासियों को केवल मात्र रॉयल्टी दिया जाए जो उसके मालिक है, तो एक एक आदिवासी हजार हजार करोड़ का मालिक होगा। और अगर आदिवासी बैंक में 1,000 करोड़ रुपया रख दे तो उसका ब्याज इतना आएगा कि वो अगर सोना डेली खाना चाहेगा तो सोना भी खा सकता है। इतना केवल ब्याज, मूलधन वैसे ही रहेगा। इतनी कीमत की धातुएं आदिवासी इलाके में ज़मीन के नीचे हैं जिसके मालिक आदिवासी है। और
वो उस इलाके में जमीन के नीचे की धातुएं निकालने का विकास के नाम पर कार्यक्रम शुरू किया गया। उस इलाके से जलने वाली बड़ी नदियों को ऊपर डैम बनाया गया। डैम की वजह से लोगों को, आदिवासियों को विस्थापित किया गया और जमीन के नीचे खुदाई के नाम पर विस्थापित किया गया। आदिवासियों की जमीनों पर कब्जा किया गया। आदिवासियों ने विरोध किया तो आदिवासियों को नक्सलवादी घोषित कर दिया गया। नक्सलवाद के नाम पर आदिवासियों को गोली मारकर उसकी हत्या की गई। ये सारा कुछ हुआ और आने वाले समय में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का काम बहुत बड़े पैमाने पर होने वाला है। उसी के तहत भारतमाला कार्यक्रम शुरू होने वाला है। चाहे गुजरात में स्टैच्यू का मामला हो, चाहे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मामला हो, चाहे उस इलाके में, आदिवासी इलाकों में रिहायशी इलाके या कॉलोनियाँ बनाने का मामला हो, तो बहुत बड़े पैमाने पर आदिवासियों की ज़मीन को कब्जा किया जा रहा है, लिया जा रहा है। क्योंकि किसी भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ज़मीन चाहिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए पानी चाहिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए ये सारी चीज़ें आवश्यक है और इसके लिए मैन पावर चाहिए, स्किल्ड मैन पावर चाहिए। ज़मीन आदिवासियों की ली जाएगी, पानी आदिवासी इलाके का लिया जाएगा, उधर आदिवासियों को रोज़गार नहीं दिया जाएगा क्योंकि स्किल्ड जो है दूसरे एरिया से मंगाया जाएगा, उनके रहने की कॉलोनी बनाई जाएगी, उसके लिए ज़मीन आदिवासियों की ली जाएगी। ये सारा का सारा काम विकास के नाम पर भारत में, आज़ाद भारत में होता रहा और 5वीं और 6ठी अनुसूची को ख़त्म करने का काम होता रहा है। अभी आज़ादी को 74 साल हो गए हैं, 74वां साल चल रहा है और इस 74 साल में हेलो हेलो आवाज़ आ रही है? हेलो आवाज़ आ रही है? हाँ ठीक है। आवाज़ मतलब जो नेटवर्क है उसकी वजह से कुछ दिक्कत हो सकती है जहाँ पर, हाँ ओके ठीक है। तो इस तरह से ये सारा कार्यक्रम चल रहा है और 5वीं और 6ठी अनुसूची को आज़ाद भारत में अमल करने के लिए संविधान में व्यवस्था है, व्यवस्था का प्रावधान है, मगर उस पर अमल करने के लिए कांग्रेस ने 56-57 साल राज किया मगर ये कानून नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि कानून बनने से आदिवासी अपने इलाके का मालिक होता, राजा होता, नहीं बनने दिया गया। हम आदिवासियों को इस मुद्दे पर नेशनल लेवल पर समर्थन करना चाहते हैं, आदिवासियों का समर्थन करना चाहते हैं ताकि ये कानून बने। इसके लिए हम शेड्यूल कास्ट के लोग, बैकवर्ड क्लास के लोग, माइनॉरिटी के लोग आदिवासियों का समर्थन करना चाहते हैं। इस समर्थन से आदिवासी प्रबल हो जाएंगे, आदिवासी ताकतवर हो जाएंगे, सक्षम हो जाएंगे और उनको आज़ादी मिलेगी और ये व्यवस्था, संविधान की व्यवस्था आदिवासी इलाके में लागू करना संभव होगा। ये बात जो है हम लोगों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, उसे भी जानने और समझने की ज़रूरत है। अब आज़ाद भारत में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का कार्यक्रम जो कांग्रेस ने शुरू किया था, जिसकी वजह से आदिवासियों का सत्यानाश हो रहा है, ये कार्यक्रम बीजेपी के द्वारा और बड़े पैमाने पर सारे देश भर में लागू किया जा रहा है। और लागू करने की वजह से क्या होगा? आदिवासियों के ऊपर अत्याचार बढ़ेगा, आदिवासियों के ऊपर अन्याय बढ़ेगा,
आदिवासियों की जमीन को और बड़े पैमाने पर छीना जाएगा, आदिवासियों के 5वीं 6ठी अनुसूची को बर्बाद किया जाएगा। ये सारा का सारा काम आने वाले समय में और ज्यादा तेजी से होने वाला है। ऐसा गुप्त प्लान सरकार के द्वारा बन चुका है। जब बन चुका है तब उन्होंने देखा कि आदिवासियों का, बामसेफ के शेड्यूल कास्ट के लोग, बामसेफ के ओबीसी लोग, बामसेफ के माइनॉरिटी के लोग आदिवासियों का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे स्थिति में अब आदिवासियों की छीना झपटी जो है अधिकारों की करना संभव नहीं होगा, आसान नहीं होगा। नहीं तो इस मुद्दे पर भारत बंद का ऐलान वामन मेश्राम कर सकते हैं, आदिवासी के मुद्दे पर, और इससे बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा सारे देश भर में। इसलिए आदिवासियों के कुछ दलालों को, एक तो राजनीतिक दलाल हैं जो संविधान के 330 और 332 आर्टिकल के तहत, यानी 330 में पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, 332 में आदिवासियों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, तो 330 और 332 के तहत शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को पॉलिटिकल रिजर्वेशन है, और ये रिजर्वेशन जॉइंट इलेक्टोरेट में है। आदिवासियों को 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट लागू नहीं था, मगर संविधान में 99% बहुमत के बल पर इस बात को आदिवासियों पर थोपा गया। यानी संविधान में आदिवासियों पर थोपा गया। ये थोपा गया, इसका एक सबूत मैं आपको देना चाहता हूं। 335 में, आर्टिकल 335 में शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो रिजर्वेशन दिया जाएगा, वो रिजर्वेशन अमल करते वक्त कार्य क्षमता को, इफिशियंसी को ध्यान में रखकर अमल किया जाएगा। ये इफिशियंसी का प्रावधान संविधान सभा में लाया गया। जब ये लाया गया तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इसका विरोध किया, और विरोध करते हुए रिकॉर्ड में उनका स्पीच अवेलेबल है, और उन्होंने उस बात को कहा कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इज अ बेटर देन एफिशिएंट गवर्नमेंट। कार्यक्षम सरकार से बेहतर सरकार प्रातिनिधिक सरकार होती है, मगर बहुमत कांग्रेस का होने की वजह से और बाबा साहब अम्बेडकर अकेले होने की वजह से उन्होंने इस प्रावधान को इनके ऊपर जबरदस्ती से थोप दिया। यानी ये जबरदस्ती से जब थोपा गया तो ये एविडेंस मैं दे रहा हूं। उसी तरह से शेड्यूल कास्ट को जो जॉइंट इलेक्टोरेट लागू था वो आदिवासियों को लागू नहीं था। आदिवासियों पे ऊपर पूना पैक्ट जो अनियंत्रित बहुमत कांग्रेस के ब्राह्मणों का था, उन्होंने ये थोपा। ये जानकारी देकर हम आदिवासियों को जगाने का काम कर रहे हैं, और आदिवासियों में जागरण फैल रहा है, उनको ये बातें समझ में आ रही है। तो इसलिए ब्राह्मणों ने क्या किया, ब्राह्मणों ने शेड्यूल ट्राइब के कुछ कर्मचारियों को, जो अधिकारी है उनको पकड़ा। जो दलाल है आदिवासियों के पॉलिटिकल, वो तो है ही है, मगर कर्मचारी भी है, और कर्मचारियों में जो अधिकारी दलाल है उनको प्रमोशन देने की बातें होती रहती है। तो उन लोगों को सामने करके उनके द्वारा गुप्त मीटिंगें गुजरात में ली जा रही है, राजस्थान में ली जा रही है, और गुप्त मीटिंग लेकर महाराष्ट्र में गुप्त मीटिंगें लेकर आदिवासियों को एकता निर्माण करने के लिए, उनको जो व्यापक एकता है, सारे मूल निवासियों की एकता है, उस एकता को तोड़ने के लिए ये इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और अगर ये एकता टूट गई तो एकता टूटने से क्या होगा, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के तहत जल, जंगल और जमीन के कब्जे का अभियान
5वीं और अनुसूची 6ठी अनुसूची को बर्बाद करने का गुप्त अभियान, भारतमाला का अभियान और वो सारे विकास के एजेंडे जो आदिवासियों को बर्बाद करने वाले हैं वो लागू करे हो जाएंगे। जब वो लागू हो जाएंगे, लागू होने के बाद जिन लोगों ने आदिवासियों को इस व्यापक एकता से, बामसेफ के साथ मिलकर काम करने वाली एकता से अगर अलग कर लिया, अलग करने से क्या होगा? आदिवासी अलग हो जाएगा। आदिवासी अलग आजाद भारत में अलग रहकर विरोध नहीं कर पा रहा है, अकेले विरोध नहीं कर पा रहा है। और पहली बार बामसेफ ने पहल करके आदिवासियों का ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड राष्ट्रीय संगठन खड़ा करने में मदद की, आइडियोलॉजी के आधार पर संगठन खड़ा करने में मदद की। आज आदिवासियों का 22 राज्यों में संगठन निर्माण हो गया है बामसेफ की मदद से। ये आदिवासी के नाम पर है, आदिवासी पहचान खत्म करने का मामला नहीं है, आदिवासी नाम खत्म करने का मामला नहीं है। आदिवासी भोले भाले लोग हैं, उनको ये राजनीति के छक्के पंजे, दांव पेच, तोड़फोड़ के दांव पेच समझ में नहीं आ रहे हैं, वो इसलिए उनके झांसे में आ रहे हैं। और जो आदिवासी के अंदर दलाल टाइप लोग हैं, जो कांग्रेस और बीजेपी के अंतर्गत रहकर वो दलाली करना चाहते हैं, तो उनके दलाली के ऊपर इसका प्रभाव पड़ रहा है। उसका मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं कि अगर अलग होते हैं तो अलग होने से क्या होगा? ये दलाल और आदिवासियों के अंदर दलाल और भड़वों को वोट मिलना मुश्किल हो जाएगा, तो उनका चुनना मुश्किल हो जाएगा, वो चुनाव जीत नहीं सकते हैं। अभी राजस्थान का उदाहरण ले लो। राजस्थान में 2 आदिवासी एमएलए चुनकर आए। ये आदिवासी जो ट्राइबल पार्टी है उनके द्वारा चुनकर आए। तो वो उनके कुछ कार्यकर्ता मुझे उदयपुर में मिलने के लिए आए और आए तो मैंने उनको कहा कि आप लोग जनरल सीट पर चुनकर आए या रिजर्व सीट पर? तो कहा रिजर्व सीट पर। तो रिजर्व सीट पर चुनकर आए तो मैंने कहा बीजेपी ने कैंडिडेट खड़ा किया होगा? कहा खड़ा किया था। कांग्रेस ने खड़ा किया था? हाँ खड़ा किया था। तो इसका मतलब है और भी कोई लोग खड़े थे आदिवासी? कहा और भी खड़े थे। तो कई हिस्सों में आदिवासियों के वोट बढ़ गए होंगे? कहा हाँ बढ़ गए। तो फिर आपके इंडिपेंडेंट 2 एमएलए कैसे चुनकर आ गए? ये तो फिर तो अभी वोटों का विभाजन हो गया, आदिवासियों के वोटों का। फिर तो आपके आदिवासी लोग आपके अपने पार्टी के चुनकर नहीं आ सकते, तो कैसे आ गए? तो कहा शेड्यूल कास्ट के लोगों ने, बैकवर्ड क्लास के लोगों ने हमको वोट दिया बामसेफ की वजह से, जो बामसेफ के प्रभाव में थे, और माइनॉरिटी के लोगों ने वोट दिया जो बामसेफ के प्रभाव में थे, बामसेफ की विचारधारा के प्रभाव में थे। उन लोगों की मदद से हम लोग चुनकर आए। अब चुनकर गए। राजस्थान के विधानसभा में जो हंगामा हुआ, हंगामा होने के बाद वहाँ पर आदिवासी एमएलए ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि कांग्रेस के अशोक गहलोत सरकार ने हमें बंधक बना कर रखा है। अब जो आदिवासी एमएलए आइसोलेशन में काम कर रहे हैं उनको बंधक बनाकर रखा गया। अब बंधक बनाकर रखा गया वो आदिवासी जो आदिवासी का नेतृत्व कर रहे विधानसभा में, अगर उनको बंधक बनाकर रखा गया, इसका बंधक बनाने में वो विरोध नहीं कर पाए, तो वो अपने समाज का नेतृत्व क्या कर पाएंगे? अपने समाज के साथ न्याय क्या कर पाएंगे? अपने इलाके के लोगों के साथ न्याय किस आधार पर कर लेंगे? जो अपने खुद के उनको बंधुआ बना के रखने के लिए विरोध नहीं कर पाए। ऐसा क्यों हुआ? आइसोलेशन की वजह से हुआ, उनको अलग करने की वजह से हुआ, ये अलगीकरण की वजह से ऐसा हुआ। और अगर यही बात शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड क्लास, माइनॉरिटी के लोगों के साथ मिलकर अगर ऐसा होता तो ऐसा करना संभव नहीं होता। अगर करते तो सारे देश भर में भारत बंद करवा देते, सारे देश भर में हंगामा हो जाता और कांग्रेस को मुंह दिखाना मुश्किल हो जाता अपने अपने इलाके में। तो ये काम इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने आइसोलेशन करने का काम किया।
तो ये आइसोलेशन से आदिवासी अपनी लड़ाई अपने बल पर न चुनाव जीतने के लायक है, न इंडिपेंडेंट आंदोलन लड़ने के लायक है। ये एक अभी करंट उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं। इंडिपेंडेंट आंदोलन अगर करने के लिए सफल हो गए होते तो डैम में, स्टैच्यू में, उद्योगों में, खनिकर्म में, तमाम मामलों में आदिवासी विरोध नहीं कर पाए और उनके 5वीं 6ठी अनुसूची को सारे देश भर में लागू करने का भी काम नहीं हुआ। ये काम आने वाले समय में यदि आदिवासी लोग अपने जैसे ही वंचित लोगों के साथ, मजलूम लोगों के साथ मिलजुल कर अगर आंदोलन करते हैं तो आदिवासियों का वो समर्थन करेंगे और आदिवासी उनका समर्थन करेंगे। दोनों के बीच में भाईचारे से ये लड़ाई हम लड़ सकते हैं। इस लड़ाई को ज़्यादा मजबूत बनाया जा सकता है। इस बात को समझने की ज़रूरत है। अगर इस बात को हम नहीं समझते हैं तो ये आंदोलन जो है इंडिपेंडेंट आदिवासी चलाने की स्थिति में नहीं रहेंगे। इस बात को हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। साथियों, इन लोगों ने जो मुंडा के द्वारा आंदोलन चलाया उसको कहा यह मुंडा आंदोलन था। उन्होंने ये नहीं कहा कि यह आदिवासी आंदोलन था। उन्होंने जो भील लोगों ने आंदोलन किया तो कहा यह भीलों का आंदोलन था। ये नहीं कहा कि यह आदिवासियों का आंदोलन था। यानी एक आदिवासी को दूसरे आदिवासी से, दूसरे को तीसरे आदिवासी से मिलने ना देने के लिए यह गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। इस षड्यंत्र को भी समझना जरूरी है और इस षड्यंत्र को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जो दलाल और भड़ुए बने हुए हैं, एमएलए, एमपी और कर्मचारी में से कुछ अधिकारी लोग जो है आदिवासियों के, वो अपने प्रमोशन के लिए सारे समाज को दांव पर लगा रहे हैं और गलत आइसोलेशन में बोल रहे हैं, अकेले में बोल रहे हैं। जैसे मैं ओपन बोल रहा हूं तो मैं कहता हूं कि जो कान में जाकर कह रहे हो, गुप्त मीटिंग कर रहे हो, गुप्त मीटिंग का भी एविडेंस हमारे पास है। गुजरात में जो गुप्त मीटिंग हुई वो आदमी राजस्थान का था और राजस्थान का उसके नाम पता भी सब हमको पता है और वहां पर एक शेड्यूल कास्ट का आदमी उस मीटिंग में हाजिर था। उसको ऐसा लगा ये उपस्थित लोग हैं सारे के सारे आदिवासी हैं, इसलिए उसने ये सारी बातें की और इस वजह से ये सारी बातें हमको मालूम हो गई है और इस तरह से ये भेद खुल गया। तो इस तरह से ये लड़ाई झगड़ा करने के लिए वो ओपन बात नहीं कर रहे, ये खुलकर बात नहीं कर रहे जैसे मैं कर रहा हूं। अगर वो खुलकर बात करे तो आमने सामने जवाब देंगे, सारे देश भर में जवाब देंगे और खुलकर जवाब देंगे और सारी बातें झूठी कैसे हैं उनके मुंह पर साबित कर देंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि वामन मेश्राम से पंगा लेना इतना आसान काम नहीं है। क्योंकि वामन मेश्राम अपने निजी मकसद के लिए तो कोई काम कर नहीं रहा है, वो तो लोगों को जगाने का काम कर रहा है। और इसलिए अगर हम लोग गुप्त रूप से इस बात को भड़काने का काम नहीं करेंगे तो वो सारे देश के आदिवासियों को सारी सच्चाई बता देंगे। जो गुप्त रूप से हम बताएंगे वो अगर सार्वजनिक बताया तो उनको मालूम हो जाएगा, गुप्त बताएंगे तो केवल आदिवासी को मालूम होगा, बाकी किसी को मालूम नहीं होगा। और गुप्त रूप से बताने से आदिवासी भड़केंगे, आदिवासी अलग हो जाएंगे, आदिवासी टूट-फूट हो जाएंगे और ये एकता तोड़ने में हम कामयाब हो जाएंगे। तो ये तोड़फोड़ का तरीका ब्राह्मणों के इशारे पर हो रहा है, तो ये लोग इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हम लोगों को समझने की ज़रूरत है, हम लोगों को जानने की ज़रूरत है। इसलिए ये बात मैं आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आने वाले समय में आदिवासियों पर अन्याय अत्याचार बढ़ने वाला है। इस बढ़ाने वाले हैं, अन्याय अत्याचार बढ़ाने वाले हैं, इसलिए तोड़फोड़ कर रहे हैं, बढ़ाने के पहले तोड़फोड़ कर रहे हैं। क्योंकि अगर मान लो अन्याय करेंगे और एकता बनी रहेगी तो फिर इनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इस बात को सामने रख करके ये बात हम लोगों को समझना ज़रूरी है। इसलिए मैं ये बातें आप लोगों को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। आने वाले समय में हम लोगों को, सारे मूल निवासियों को, हम नहीं चाहते आदिवासियों की पहचान को ख़त्म करने का हमारा कोई एजेंडा नहीं है।
ये तो आरएसएस के लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने, ब्राह्मणों ने ये आदिवासियों को वनवासी कहा है, उसका विरोध नहीं कर रहे। वामन मेश्राम का विरोध कर रहे। वामन मेश्राम ने राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद में आदिवासी शब्द है उसका समर्थन करने के काम किया है। 22 राज्यों में पहला राष्ट्रीय स्तर का आदिवासियों का राष्ट्रीय संगठन है, और इसके पहले कभी भी आदिवासियों का कोई राष्ट्रीय संगठन निर्माण नहीं हुआ, वो भी ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, आइडियोलॉजिकल ओरिएंटेड और कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन आदिवासियों का ये पहला है। और आदिवासियों का कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन तोड़फोड़ करना इतना आसान काम नहीं है, और इसलिए हम लोगों को सतर्क रहने की और समाज को सतर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो जब हम खुद आदिवासियों की जो पहचान है, आदिवासी के नाम के साथ बना हुआ संगठन सारे देश भर में फैलाने का काम कर रहे हैं, तो हम आदिवासी का किस आधार पर विरोध कर रहे हैं? पहले उन्होंने जयपाल मुंडा का नाम लेकर लड़ाई झगड़ा लगाने का काम किया। जयपाल मुंडा ने आदिवासी शब्द जोड़ने के लिए संविधान सभा में कहा। बाबा साहब आम्बेडकर ने जयपाल सिंह मुंडा को कहा कि ये तो आदिवासियों की जो सलाहकार समिति है उन्होंने ये रिकमेंडेशन किया, मैं अपने से शेड्यूल ट्राइब नहीं कह रहा हूँ, ये आदिवासियों की जो सलाहकार समिति है उन्होंने ये रिकमेंडेशन किया। दूसरी बात, उन्होंने रिकमेंडेशन क्यों किया? क्योंकि ये रिकमेंडेशन करने के पीछे शेड्यूल ट्राइब जो शब्द है ये कॉन्स्टिट्यूशनल शब्द बनाया गया, ताकि भविष्य में अगर मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो आदिवासियों को प्रोटेक्शन मिल सके, आदिवासियों को सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का प्रोटेक्शन मिल सके, ये कानूनी प्रावधान हो जाए, मजबूत हो जाए, शेड्यूल ट्राइब के नाम से लिस्ट तैयार हो और नॉन शेड्यूल ट्राइब का आदमी इसके अंदर घुसपैठ ना करे, और घुसपैठ करे तो उनको निकाला जा सके और उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सके। ये सारी बातें बाबा साहब अम्बेडकर ने सोच समझकर ये शब्द डाला हुआ है, और ये समझाया जयपाल सिंह मुंडा जी को संविधान सभा में। जयपाल सिंह मुंडा विद्वान आदमी थे, पढ़े लिखे आदमी थे, विदेशी पढ़ाई हुई थी, उनको ये बात फौरी समझ में आई, और इस तरह से जयपाल सिंह मुंडा और बाबा साहब आम्बेडकर के बीच में किसी प्रकार का मनमुटाव नहीं था, किसी प्रकार की लड़ाई झगड़ा नहीं था, मगर आदिवासियों के जो ब्राह्मणों के दलाल है, ब्राह्मणों के भड़वे पैदा किए गए हैं, वो लड़ाई झगड़ा लगाने का काम कर रहे हैं। जब ये मामला विफल हो गया तो अब दूसरा मामला पकड़ रहे हैं, तीसरा मामला पकड़ेंगे, चौथा मामला पकड़ेंगे, मगर लड़ाई झगड़ा जो मूल निवासियों की एकता आदिवासियों के लेकर की जा रही है उस एकता को तोड़ने के लिए करेंगे। तोड़ने का अभियान तो हजारों सालों से ब्राह्मणों का है। अगर तोड़ने का काम कोई आदिवासी कर रहा है, आदिवासी का एमएलए कर रहा है, एमपी कर रहा है, अधिकारी कर रहा है, तो इसका मतलब है उसके पीछे ब्राह्मण हैं। अगर बीजेपी का आदिवासी एमएलए कर रहा है, कांग्रेस का आदिवासी एमएलए कर रहा है, एमपी कर रहा है बीजेपी कांग्रेस का, तो इसका मतलब है उसके पीछे ब्राह्मण है। वो आदिवासी नहीं बोल रहा है, उसके मुंह से ब्राह्मण बोल रहा है, ये समझना जरूरी है। इतनी समझदारी आदिवासियों के अंदर निर्माण होनी चाहिए। ये निर्माण करने के लिए मैं ये सारी बातें बता रहा हूं। दुश्मन को समझना जरूरी है, दुश्मन की पहचान जरूरी है, दुश्मन से सतर्क होना जरूरी है, दुश्मन से सतर्क करने का काम कर रहा हूं, और इसके बदले में मैं कोई आदिवासी पैसा थोड़ी ले रहा हूं। आदिवासियों का राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाकर देने के लिए हम शेड्यूल कास्ट के, बैकवर्ड क्लासेस के जो रिसोर्सेज है उसका उपयोग करते हुए सारे देश भर में शेड्यूल कास्ट के लोगों का, बैकवर्ड क्लास के लोगों का, माइनॉरिटी के लोगों का, आदिवासियों का संगठन निर्माण करने के लिए, बढ़ाने के लिए हम लोग उपयोग कर रहे हैं। और इसलिए आदिवासियों को संकट में डालने के लिए नहीं। इसलिए आखिरी बात कहना चाहता हूं, जब ये व्यापक एकता होगी सारे मूल निवासियों की, जितने आदिवासी होंगे, और इससे जब आज़ादी मिलेगी तो पहला कानून बनाया जाएगा कि 5वीं और 6ठी अनुसूची लागू करने वाला कानून बनाया जाएगा। इससे किसका फायदा होगा? आदिवासियों का होगा। अगर आज़ादी नहीं मिलेगी
तो हमारे लोगों का नियंत्रण नहीं होगा, कानून नहीं बनेगा, नुकसान किसका होगा? आदिवासियों का होगा। एक बात, जब ये कानून बनेगा, अमल में आएगा, आदिवासी अपने इलाके का राजा हो जाएगा। दूसरी बात, आदिवासी इलाके के अंदर जो जमीन के नीचे धन संपदा है, वो धन संपदा में आदिवासियों के रॉयल्टी का कानून बना दिया जाएगा कि सरकार अपने पैसे से धन निकालेगी, कंपनियों से निकालेगी, सरकारी पैसे से निकालेगी, आदिवासियों का एक भी नया पैसा लागू नहीं होगा, और उसके बदले में आदिवासियों को रॉयल्टी घर बैठे बैठे मिलेगी, उसके अकाउंट में जमा हो जाएगी। ऐसा कानून बना दिया जाएगा तो हजारों करोड़ रुपए के मालिक आदिवासी हो जाएंगे। ब्राह्मणों का राज रहेगा, ब्राह्मण नक्सलवाद के नाम पर गोली मार के मार देगा। अगर हम लोग मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो आदिवासी हजारों करोड़ का मालिक हो जाएगा, आदिवासी उद्योगपति हो जाएगा। आदिवासी नहीं रहेगा, फिर आदिवासी उद्योगपति हो जाएगा। आदिवासी अभी दूसरों को रोजगार मांग रहा है, हजारों को रोजगार देने लायक हो जाएगा, ये होगा। तो इस तरह से अपना राज और अपनी आजादी हासिल करने से ऐसा हो सकता है, मगर अपना आजादी तो एकता से होगी सारे मूल निवासियों के। तो ये एकता निर्माण करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। एकता निर्माण करने से आदिवासियों का फायदा होगा। अगर आदिवासी इलाके में एमएलए चुनकर जाएंगे, शेड्यूल कास्ट कैसे जाएंगे चुनकर? वो तो शेड्यूल कास्ट की रिजर्व सीट है, शेड्यूल ट्राइब की रिजर्व सीट है, तो शेड्यूल कास्ट के रिजर्व सीट पर शेड्यूल ट्राइब चुनकर जाएगा, शेड्यूल कास्ट के सीट पर शेड्यूल कास्ट जाएगा, शेड्यूल ट्राइब के सीट पर शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के सीट पर शेड्यूल कास्ट, तो अपने अपने सीट पर वो लोग चुनकर जाएंगे। तो अगर मान लो एकता हो गई तो शेड्यूल कास्ट आदिवासियों के अधिकारों का, ओबीसी अधिकारियों के कैसे अतिक्रमण करेगा? क्योंकि आदिवासी एमएलए के सीट पर आदिवासी ही चुनाव लड़ेगा, तो आदिवासी गैर आदिवासी तो वहां चुनाव नहीं लड़ेगा, मगर जो चुनाव लड़ेगा उसको शेड्यूल कास्ट समर्थन करेगा, ओबीसी समर्थन करेगा, माइनॉरिटी समर्थन करेगा। तो लड़ाई झगड़ा करने वाला आदमी चुनकर जाएगा, आदिवासियों की लड़ाई लड़ने वाला आदमी चुनकर जाएगा। और ऐसे किसी आदमी एमएलए को बंधुआ मजदूर बनाने का, बंधक बनाने का कोई औकात, कोई हिम्मत नहीं कर पाएगा। जैसे राजस्थान के एमएलए को बंधक बनाया गया था, उसने खुद ये ऐलान किया था। तो इस तरह से ये सारी बातें अपने आंदोलन के द्वारा की जा सकती है और इस तरह का एग्रीमेंट किया जा सकता है। और क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि आदिवासी संगठन विलीन कर दो, आदिवासियों का इंडिपेंडेंट संगठन बना रहे हैं और उसको बढ़ा रहे हैं, विकसित कर रहे हैं, नेतृत्व विकसित कर रहे, कार्यकर्ता विकसित कर रहे हैं, उनका लिटरेचर विकसित कर रहे, उनका रिसर्च कर रहे हैं। ये सारा का सारा किया जा रहा है, बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। तो ये आने वाले समय में और ज़्यादा बड़े पैमाने पर किया जाएगा। जैसे रिसर्च इंस्टीट्यूट हमने नागपुर में शुरू की, सारे जो आदिवासी स्टेट है, हर स्टेट में एक रिसर्च इंस्टीट्यूट खड़ी की जा सकती है, ताकि उस इलाके की विशेषता के साथ रिसर्च किया जा सके। ये सारा काम किया जा सकता है। आने वाले समय में ये काम हम करेंगे। ये काम करने के लिए ये काम बढ़ रहा है, आदिवासियों की ताकत बढ़ रही है, आदिवासियों का राष्ट्रीय संगठन बढ़ रहा है, आदिवासियों की बोली बदल रही है, आदिवासियों में परिवर्तन हो रहा है। इस परिवर्तन से ब्राह्मण डर रहा है, इसलिए दलाल लोगों को लगाए, गुजरात में लगाए, महाराष्ट्र में लगाया, राजस्थान में लगाया। तो ये वहां लगाया जा रहा है जहां इसकी आवाज ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। इसके बारे में आदिवासी सतर्क हो जाए, ये सतर्क होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ये सारी बातें साथियों मैं समझा रहा हूँ। इसलिए हम लोगों को एकता स्थापित करने की ज़रूरत है, हम लोगों को यूनिटी स्थापन करने की ज़रूरत है। हम लोगों को अलगीकरण तो ब्राह्मणों ने किया, आदिवासियों का अलगीकरण ब्राह्मणों ने किया। आदिवासियों के अलगीकरण को खत्म किए बगैर आज़ादी हासिल नहीं कर सकते।
खत्म किए बगैर व्यवस्था को बदल नहीं सकते, 5वीं 6ठी अनुसूची के लिए कानून लागू नहीं कर सकते, और जमीन के नीचे की संपदा, धन संपदा का आदिवासियों को मालिक नहीं बनाया जा सकता। ये सारा काम एकता की वजह से संभव है। इस एकता को तोड़ने का मतलब है, तोड़ने का जो भी आदिवासी काम करेगा वो दलाल है, तोड़ने का जो भी आदिवासी काम करेगा वो ब्राह्मण के इशारे पर काम कर रहा है, वो ब्राह्मण का दलाल है। ये उसकी पहचान है, इसको समझो। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, ज़्यादा लंबी बात किए बगैर अपनी बात यहीं पर समाप्त करना चाहता हूँ। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।